हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। टीचर्स एकेडमी परिवार पर आप सभी का स्वागत। मैं अरुण मिश्रा। तो जैसे कि आप जानते हैं भाई कि कल संस्थान के साथ थोड़ी सी आप टेक्निकल इशू के रूप में मान सकते हैं या कह सकते हैं कि भाई अब क्या हुआ है, अब ये क्लियर तो नहीं। लेकिन जो अपना मेन जो प्लेटफॉर्म था जिस पर हम लोग कहते हैं टीचर्स एकेडमी परिवार की बात करते हैं, वो परिवार कल बिछड़ा हुआ दिखाई पड़ा। और इसी वजह से हम लोग टीजीटी पीजीटी एकेडमी, ये भी अपना टीचर्स एकेडमी परिवार का ही एक अभिन्न अंग है। उस पर आज हम लोग लाइव हो रहे हैं क्योंकि वहां हम लोग का लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है, हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा सा परेशान जरूर होंगे। लेकिन आप टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर जुड़ सकते हैं, लाइव आ सकते हैं और अपना जो पूरा टीचर्स एकेडमी पे जैसी क्लासेस चल रही थी वैसे ही यहाँ पे चलेगी। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ही हम लोगों का परिवार, वो बड़ा परिवार, एक बार फिर से हम लोगों के साथ जबरदस्त तरीके से जुड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। खासकर वो टेट जो आप 2026 का इंतजार कर रहे थे, उस टेट को लेकर जो सीडीपी के प्रैक्टिस सेशन का संचालन हो रहा है, वो सीडीपी का प्रैक्टिस सेशन आज का जो पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। ये प्रश्न है मेरे बच्चे की, 20वीं सदी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 61 तक हम लोग चले, देखेंगे 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा किस बात में भाई। तो ऑप्शन ए कहता है आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा आत्मा के विज्ञान के रूप में, व्यवहार का विज्ञान के रूप में, मन का विज्ञान के रूप में या चेतना के विज्ञान के रूप में। तो ध्यान देंगे, जब मनोविज्ञान आप लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, मनोविज्ञान में एक विकास का क्रम आता है मेरे बच्चे, विकास का क्रम आता है मनोविज्ञान का। ये प्रारंभिक टॉपिक होता है। जब विकास के क्रम को आप देखते हैं तो मनोविज्ञान का विकास का क्रम चलता है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है और मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कुल मनोविज्ञान में 4 प्रकार के विकास क्रम आपको देखने को मिलते हैं। मनोविज्ञान के इस विकास क्रम की अगर मैं चर्चा करूं तो सब प्रारंभ में मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो पहला विकास क्रम आता है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। उसे लेकर कौन आते हैं बेटा, अरस्तु महोदय। ध्यान देंगे, मन का विज्ञान है, ये दूसरा विकास क्रम है। इसको आता है बेटा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ये आता है बेटा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, और 20वीं सदी में आपको माना जाने लगा क्या बेटे, व्यवहार के रूप में। तो जानते हैं आप कि मनोविज्ञान का पहला विकास क्रम आत्मा के रूप में लेकर आने वाले कौन है बेटा, अरस्तु। वहीं व्यवहार को लेकर आने वाले कौन है बेटा, जेबी वॉटसन इज द राइट आंसर। तो आप कहेंगे कि मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी में माना जाने लगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे, कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्लियर है। चलो, जब हम लोग विकास क्रम की चर्चा करेंगे तो बृहद टॉपिक के रूप में करेंगे, क्योंकि यूपी टेट में यहां से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आए हुए हैं और आने की संभावना भी होती है। चल, विकास का अर्थ है, ध्यान देंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है कि विकास का अर्थ है, ऑप्शन फर्स्ट कहता है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला से। सेकंड ऑप्शन कहता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला से। ऑप्शन थर्ड कहता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला से। ऑप्शन 4 कहता है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला से। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास है कि विकास का अर्थ क्या हो सकता है। तो ध्यान देंगे, इन 4 ऑप्शनों में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो विकास के अर्थ के रूप में आपको दिखाएगा। तो विकास का अर्थ क्या होता है बेटा, विकास चहुदिशी होता है। ध्यान देंगे, विकास सभी पक्षों पर होता है, ये सभी चहुदिशी आकार को घेरता है।
तो परिवर्तनों का श्रृंखला नहीं हो सकता। परिपक्वता एवं अनुभव या अधिगम कहलाता है, विकास नहीं कहलाता। लेकिन अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को आप विकास कह सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे, कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। ये चार मनोवैज्ञानिक हैं, विलियम वुंड, विलियम जेम्स, स्किनर या वॉटसन। ध्यान देंगे, फटाफट सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया? क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे कि मनोविज्ञान जो प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का एक अंग हुआ करता था, इसीलिए दर्शन शास्त्र को कहा जाता है मेरे बच्चे मनोविज्ञान की जननी। ध्यान देंगे, तो मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र के साथ जुड़ा था तो ये एक अंग के रूप में जुड़ा था, लेकिन जब दर्शन शास्त्र से ये अलग हुआ तो मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में प्रारंभ में ही नहीं आ गया था। अगर आपसे पूछा जाए तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, लेकिन वो विज्ञान के रूप में अपना अलग विषय नहीं स्थापित कर पाया। लेकिन बेटे विलियम जेम्स महोदय ने जब मनोविज्ञान में चेतना का विचार दिया, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जब मनोविज्ञान का तीसरा विकास क्रम प्रारंभ हुआ, तब जाकर के मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर अलग विज्ञान के दर्जा के रूप में लिया। क्लियर है? या स्वतंत्र विषय के रूप में कब आया? तो तीसरे विकास क्रम में आया, विलियम जेम्स के द्वारा लाया गया, और ये मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान में मनोविज्ञान विज्ञान के बड़ी करीब आ चुका था। उस समय से स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया। चले, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपके पास है निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान देंगे, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास से जुड़ा हुआ होता है, समन्वय का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास से जुड़ा होता है, व्यक्तिकता का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास से जुड़ा हुआ होता है, बल्कि वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो वृद्धि एवं विकास से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर बच्चे, कि वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं होते। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? विलियम मैकडूगल ने 1905 में एक पुस्तक लिखी भाई, जिसे आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, और इसी पुस्तक में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आत्मा की, मन की, मस्तिष्क की या चेतना की? चलें,
क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विलियम मैकडूगल के द्वारा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1905 में लिखा गया, जिसमें व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया, और इस पुस्तक में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की गई। क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है भाई? बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का? वर्तमान में शिक्षा के केंद्र में बैठा हुआ कौन है? बालक, प्रशासक, अध्यापक या अभिभावक? सभी लोग जबरदस्त तरीके से कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान सा यह प्रश्न है, अगर आप इसे समझ पा रहे हो। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? ऑप्शन कहता है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का। तो वर्तमान में जो शिक्षा है बेटा, वो बालकों पर केंद्रित है, क्योंकि वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का निर्माण हो, या कहेंगे शिक्षक जो टीचिंग एप्टीट्यूड का यूज कर रहा है, सभी सिद्धांतों का जो यूज कर रहा है, ये सभी केंद्रित किस पर होंगे? बालकों पर होंगे। इसलिए कहा जाता है वर्तमान की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? चले, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? ध्यान देंगे, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? ऑप्शन फर्स्ट कहता है प्लेटो, अरस्तु, बर्कली, वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में वॉटसन महोदय नहीं थे, बर्कली नहीं थे। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा भाई? अरस्तु महोदय इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो कहेंगे अरस्तु के समय मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। क्वेश्चन नंबर 68। तो ध्यान देंगे, एक बच्चे की चर्चा हो रही है, उसके वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करना है। तो एक बच्चा अपने वृद्धि एवं विकास को तीव्र गति से प्रदान करता है, तो कहेंगे इस बालक के वृद्धि एवं विकास को अध्ययन करने के लिए मनोविश्लेषण की जरूरत नहीं, तुलनात्मक की नहीं होगी, सांख्यिकी की नहीं होगी, बल्कि होगी किसका बेटा? विकासीय विधि का अध्ययन करना सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाएगी, क्योंकि एक बच्चा प्रारंभ में अपना विकास बहुत ही तीव्र गति से करता है, और उस बच्चे की विकास का अगर अध्ययन करना हो, वृद्धि का अगर अध्ययन करना हो, तो उसका सबसे अच्छी विधि क्या हो जाएगी? विकासीय विधि। सभी लोग फटाफट भाई सेशन के साथ आप सब जुड़ जाएं।
क्योंकि आपका आज जो परिवार है वो टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर सभी क्लासेस संचालित होंगी। जब तक अपना मेन चैनल वापस नहीं आ जाता तो आप सभी का स्नेह ही उस चैनल को लौटा पाएगा भाई, हम लोगों के सामने ला पाएगा। तब तक हम लोग इसी संस्थान पर, इसी परिवार पर अपनी क्लासेस को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। तो एक बार सभी लोग अपने स्नेह, अपने आशीर्वाद को बढ़ाएं और इस संस्थान पर सभी लोग एक मुस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से जुड़ जाएं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या सभी। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट कहता है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य तत्व है मेरे बच्चे, उसमें बालक भी शामिल है, सीखने की प्रक्रिया या पाठ्यक्रम भी शामिल है, अध्यापक को भी शामिल किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट कहता है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। ऑप्शन सेकंड कहता है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। ऑप्शन थर्ड कहता है एक तथा दो दोनों, और फोर कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान देंगे व्यक्तिगत विभिन्नता की चर्चा होगी, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने की प्रयास होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बेटा व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 70 को जब आप देखेंगे तो व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने की प्रयास करें। व्यक्तिगत विभिन्नता बहुतायत है समाज में, आपके कक्षा कक्ष में भी व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत है। अब उस व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार अगर अध्यापक की भूमिका पूछेंगे या आपसे कोई पूछा जाए, कहीं प्रश्न डाला जाए, तो व्यक्तिगत विभिन्नता बेटे एक शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष में बालकों का, उसके दृष्टिकोण की चर्चा करें, उसकी योग्यता की चर्चा करें, उसकी मानसिक क्षमता की चर्चा करें। क्योंकि कक्षा कक्ष में बालक एक समान रूप से सबकी योग्यताएं नहीं होती, उनमें भिन्नता पाई जाती है। अब उस भिन्नता को अगर भरना है तो उस भिन्नता के अनुसार आपको पाठ्यक्रम का संचालन करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 2 भी सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर बच्चे, कि 1 तथा 2 दोनों ऐसे ऑप्शन हैं जो अध्यापक की भूमिका के रूप में व्यक्तिगत विभिन्नता की कार्यशैली को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? ऑप्शन फर्स्ट कहता है मन, आत्मा, चेतना या व्यवहार। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? तो सबसे पहले अगर सर्वप्रथम की बात कर रहा है तो यह मनोविज्ञान के प्रथम विकास क्रम की चर्चा कर रहा है, और मनोविज्ञान का पहला विकास क्रम कहा हो जाता है बेटा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकर आने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो कहेंगे सर्वप्रथम मनोविज्ञान को
आत्मा के विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। चले, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग के रूप में जाना जाता है शैक्षिक उद्देश्य त्रिकोण का भाग होता है, मूल्यांकन भी त्रिकोण का भाग होता है, अधिगम अनुभव भी त्रिकोण का भाग होता है। लेकिन आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? बचा हुआ आपका ऑप्शन क्या है? शिक्षण अनुभव मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर या शैक्षिक पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर क्या होगा भाई? कि कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षकों की अनुपस्थिति नहीं आती, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन नहीं आता, शिक्षा का गिरता स्तर भी नहीं आता, बल्कि आता क्या है भाई? शैक्षिक पिछड़ापन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में समस्या के रूप में आता है भाई। समस्या के रूप में देखा जाता है कि जैसे समाज के सामाजिक परिवेश में कौन सी ऐसी भूमिका रहे कि जो ये समाज शैक्षिक रूप से पिछड़ चुका है, ये जाति ये समूह कैसे शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि भारत सरकार के द्वारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत सारे उपक्रम चलाए गए ताकि वो स्तर जो सबसे शिक्षा के निचले स्तर पे अभी उपस्थित है उन सभी को शिक्षा के मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। थांडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थांडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है शारीरिक गठन और सकल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। थांडाइक महोदय ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार किस रूप में माना? क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। एडवर्ड एल थांडाइक महोदय ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या माना? तो एडवर्ड एल थांडाइक महोदय ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उनके चिंतन और कल्पना के आधार पर वर्गीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्ति के गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन करना, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। ध्यान देंगे
शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा रहा है? क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो योगदान क्या रहा भाई? अध्यापक के द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना, उनके लिए शिक्षण विधियों का उपक्रम बनाना, शिक्षण सिद्धांतों को बनाना, जिससे शिक्षा के द्वारा शिक्षण को सरल और सुचारू रूप में किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। चले, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है अपने विचारों के सृजन में, अपने व्यवहारों के सृजन में, या आप कहेंगे अपने संपूर्ण कार्य को संचालन करने में? क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कि बेटा अधिगमकर्ता को सर्वाधिक अगर स्वतंत्रता देने वाला इन चार ऑप्शन में कोई वाद है तो वो वाद क्या है बेटा? क्रिएटिविटी की बात करते हैं, सृजनशीलता वाद की बात करते हैं। यह अधिगमकर्ता को उस क्षेत्र में सर्वाधिक स्वतंत्रता देता है अपने विचारों का उन्नयन करने में, नवीन विचारों के उन्नयन करने में। क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। हमें लगता है आप सभी लोग आज कहीं न कहीं या तो भटक गए हैं आप, या तो आपको पता नहीं है कि आपका जो मेन परिवार है वो कहीं न कहीं आज आपसे दूर है और बहुत जल्द ही वो आपके पास आएगा। तो आज हम लोग टीजीटी पीजीटी एकेडमी के पास जुड़े हुए हैं, अपना ही ये परिवार है। तो आप लोग इस परिवार पर जब तक वो परिवार लौट कर नहीं आता तब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें और जुड़ करके अपना ये टेट का जो आप सीडीपी का प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं, संपूर्ण टेट के प्रैक्टिस सेशन को देख रहे हैं, उसके साथ आप अपनी सहभागिता को दर्शाएं। चलें, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? कमेंट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फ्रोबल, पेस्टोलॉजी, थार्नडाइक या प्लेटो? कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की एक प्रक्रिया है। यह विचार किसका है बेटा? तो यह विचार पेस्टोलॉजी महोदय ने दिया था कि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को जागृत करने या उभारने का एक प्रक्रिया है। सचिन कुमार शर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। चले, जब शिशु अपनी आंख, कान, हाथ के संबंध में सोचता है तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल है? ध्यान देंगे, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचता है तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। जब शिशु अपने आंख, कान, हाथ के संबंध में सोचता है, मतलब यह है मेरे बच्चे कि बालक जब अपने ज्ञानेंद्रियों के बारे में सोचता है और ज्ञानेंद्रियों से अपने अधिगम का संचालन करता है
तो ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार ध्यान देंगे कि बालक देख रहा है, सुन रहा है, छू रहा है, काट रहा है, पकड़ रहा है, ऐसी जब क्रियाओं की चर्चा होगी तो वह बालक मूर्त, पूर्व या अमूर्त में न बल्कि इंद्रिय कामक अवस्था में होगा, इंद्रिय जनित अवस्था में होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही उत्तर है भाई, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। कि वह बालक कहां पर है? इंद्रिय जनित स्तर पे है, अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अपना अनुकरण कर रहा है, अधिगम कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर बच्चे। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ऑप्शन फर्स्ट है, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 79, जरा फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे कि जब शिक्षा मनोविज्ञान की बात होगी, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात होगी, और सही ढंग से अगर अर्थ प्रदान कर रहा है तो किसका अर्थ प्रदान कर रहा है भाई? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान कर रहा है, बालकों को मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा प्रदान करने की चर्चा कर रहा है, शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक तरीके से उनमें स्किल, कौशल, सिद्धांतों को विकसित करने की चर्चा कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही उत्तर होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसका यह मत रहा कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है, बंडूरा महोदय, मैस्लो, स्किनर या पियाजे। किनका यह मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ध्यान देंगे, यह जो विचार है, यह विचार देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है भाई? अब्राहम मैस्लो इज द राइट आंसर। अब्राहम मैस्लो का मानना था बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। यह किसने कहा? तो कहेंगे अब्राहम मैस्लो इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। चले, नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखे जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ध्यान देंगे, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखकर जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट कहता है, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। सेकंड कहता है, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदता पैदा करना चाहिए। बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि ध्यान में रखकर कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो शिक्षकों को इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्पष्ट कर रहा है कि कार्य नहीं करना चाहिए? तो ध्यान देंगे, कार्य को लक्ष्य स्पष्ट करना चाहिए। भाई एकदम सही बात है, लक्ष्य स्पष्ट होगा तभी बालक तेजी से मोटिवेट होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कार्य करेगा। सामाजिक अवसरों में कार्य में भाग लेने के लिए बच्चों को कहना चाहिए ताकि वो सामाजिक रूप से भी परिपक्व हो सके। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में द्वंद्व कभी नहीं कराना चाहिए और सफल होने के लिए कहना चाहिए।
आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो कहेंगे 81 का जो सही उत्तर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, कि इनाम देकर या इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदता पैदा करना नहीं चाहिए शिक्षकों को। क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर बच्चे। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपयुक्त सभी। चलिए, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सा है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, शैशवावस्था की चर्चा करेंगे और वर्तमान में एनईपी 2020 को जब आप देखते हैं तो ये कहता है भाई कि 3 वर्ष की आयु में ही अब बालक क्या करेंगे? विद्यालयी परिवेश में जाएंगे। और ये अगर बालक 3 वर्ष में विद्यालयी परिवेश में जाएंगे तो ये अभी शैशवावस्था के अंतर्गत ही है, तो उन्हें खेल विधि, मॉन्टेसरी विधि से पढ़ाना चाहिए, किंडरगार्टन विधि से पढ़ाना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर बच्चे। उपयुक्त सभी ऐसे ऑप्शन हैं जो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि का उपयोग रूप में लाते हैं। ध्यान देंगे, शैशवावस्था ऐसी आयु है जहां पर पहले बच्चों को बैठना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, पेन को पकड़ना सिखाया जाता है। और शैशवावस्था में ऐसे ही स्कूलिंग की जरूरत होती है। जैसे आज देखते हैं बच्चे जब अगर विद्यालय परिवेश में जाते हैं तो उन्हें झूला पे झूलते हुए, म्यूजिक बजते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए ही पढ़ाया जाता है, जिससे कि बालक विद्यालय परिवेश के माहौल में ढल सके। इसलिए क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर बच्चे। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप फटाफट कमेंट करें, पूछें कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसमें क्या दिक्कतें हो रही है आपको। चल, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किसने किया? ध्यान देंगे, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किसने किया? मैकडूगल ने, कोहलर ने, वॉटसन ने या पावलोव ने? चलिए, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किसने किया? तो याद आ रहा होगा आपको, तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें जो बनाना चाहूं वो बना दूं, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डकैत, जो भी बनाना हो मैं बना दूंगा। तो याद आ रहा होगा वो व्यवहारवाद का कोटेशन, वो याद आ रहा होगा वो व्यवहारवाद के जनक, ये किसने कहा मेरे बच्चे? जेबी वॉटसन महोदय ने कहा था, तुम मुझे कोई बालक दे दो, मैं उसे जो बनाना चाहूं वो बना सकता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं बेटा, अगर वो सामाजिक रूप से अलग रहें, पारिवारिक रूप से अलग रहें, तो वो अभी एकदम कोरा कागज के समान होते हैं। उनको जिस माहौल में डालना हो आप ढाल सकते हैं। जैसे कुम्हार की जब बात हो और कुम्हार एक माटी को चाक पे चढ़ाता है तो छोटे आकार में दिया भी बनाता है, दीपक का भी तैयारी करता है और बड़े आकार में वो घड़ा भी बना सकता है। तो जैसा आप बालकों को शेप देंगे, जैसा आप बालकों को इन्वायरमेंट देंगे, बालक उसी शेप इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 83 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। वॉटसन महोदय का यह मानना था कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो या तुम मुझे बच्चे दे दो, मैं जो उसे बनाना चाहूंगा वो बन जाएगा, मैं उसे बना सकता हूं। क्लियर है? चल, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है?
प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता या उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर क्या होगा? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता या उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 84 का जबरदस्त तरीके से आप कमेंट करेंगे। तो प्रगतिशील परिवारों में जो बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक पाया जाएगा? तो प्रेरक पाया जाएगा किसका बेटा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा प्रेरक पाया जाएगा? तो कहेंगे उनका संबंधन नहीं होगा, जिज्ञासा, आक्रामकता नहीं होगा, बल्कि क्या, ये बालक उपलब्धि पे ज्यादा जोर देंगे। क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही उत्तर होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होगा? तो कहेंगे आप उपलब्धि एक प्रेरक है जो सर्वाधिक प्रबल होगा इन परिवारों के बच्चों में। चल, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या खेल मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है जो इन चार ऑप्शनों में नहीं आता है? ध्यान देंगे तो कहेंगे असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, औद्योगिक मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, खेल मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, बल्कि आर्थिक मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। पैसा जो है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सारे कार्य क्षेत्र मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बाल विकास में, ध्यान देंगे, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपयुक्त सभी। बाल विकास में किस ऑप्शन पर सर्वाधिक बल दिया जाता है भाई? प्रक्रिया पर, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन पर, या आप कहेंगे उपयुक्त सभी पर। एक्सपीरियंस गर्ल, वेरी गुड बच्चे। और लेट आ रहे हैं आप लोग, चलिए समय से उपस्थित रहे भाई। तो ध्यान देंगे बाल विकास में, बाल विकास में आप सही तरीके से ऑप्शन का चयन करें। बाल विकास के अंतर्गत प्रक्रिया पर बल, वातावरण और अनुभव पर बल, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन पर बल। तो सही बात यह है मेरे बच्चे, बाल विकास में इन सभी पर बल दिया जाता है, इन सभी क्षेत्रों को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसके सभी ऑप्शन सही हैं, तो आप कहते हैं ये सरकारी ऑप्शन के रूप में जाना जाता है और अक्सर ये देखेंगे तो सही माना जाता है। तो चले एक बार सभी लोग देखेंगे, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? चलिए उम्मीद करता हूं भाई कि आपके द्वारा इसका सही उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि आप भी तो एक मनोवैज्ञानिक हैं। सिर्फ यही लोग मनोवैज्ञानिक है जो आपके ऑप्शन पे दिख रहे हैं, आप भी एक मनोवैज्ञानिक, आप बहुत तगड़े वाले मनोवैज्ञानिक। तो निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं जाने जाते हैं भाई? जॉन ड्यूवी, जेबी वॉटसन, C.H. हल या B.F. स्किनर। चलिए, निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मनोवैज्ञानिकों के श्रेणी में उन्हें नहीं रखा जाता या मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं जाना जाता? तो कहेंगे कि बेटा मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो मैं कहता हूं कि मनोवैज्ञानिक है पहले छांट लें। तो मैंने कहा स्किनर मनोवैज्ञानिक है, C.L. हल मनोवैज्ञानिक है, वॉटसन मनोवैज्ञानिक है, लेकिन सही ऑप्शन इसका क्या होगा बेटा? जॉन ड्यूवी जो है वो मनोवैज्ञानिक नहीं माने जाते।
क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर बच्चे। निम्न में से कौन से ऐसे हैं जो मनोवैज्ञानिक नहीं माने जाते, तो कहेंगे जॉन ड्यूवी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चल क्वेश्चन नंबर 88 कहता है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा रिक्त स्थान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान देंगे, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा रिक्त स्थान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता, डिस्लेक्सिया, लेखन अक्षमता, डिस्प्रैक्सिया, गणितीय अक्षमता, तो कहेंगे ये डिसकैलकुलिया होता है जी, ये तो गलत लिखा हुआ, ये होता है बेटा डिसकैलकुलिया। ठीक है। गति समन्वय क्षमता कहेंगे डिस्लेक्सिया। चलिए, पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय क्षमता या गति समन्वय क्षमता। क्वेश्चन नंबर 88 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो बेटा देखिए, अगर एक बच्चा औसत बुद्धि वाला है, यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो कहेंगे बेटा पठन अक्षमता, डिस्लेक्सिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। चल, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है। ध्यान देंगे, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में या पशुओं के प्रयोग में। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे भाई। तो कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान आपको बालकों की अस्वस्थता को पता लगाने में उपयोग किया जाता है, शिक्षण विधियों के चयन में पता लगाने में, और कहेंगे छात्रों को अभिप्रेरित करने में। ये प्रश्न पूछ रहा है नहीं किया जाता, तो कहेंगे 89 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर मेरे बच्चे। पशुओं के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान का कोई उपयोग नहीं किया जाता। क्लियर है। चले, आज का लास्ट प्रश्न, दमदार प्रश्न, तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे सामूहिक अचेतन संप्रत्यय रिक्त स्थान द्वारा दिया गया था। उम्मीद है यह प्रश्न का जवाब आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस जितना प्रैक्टिस मैं कराया उस प्रैक्टिस में कहीं न कहीं मुझे याद है यह प्रश्न दिया गया था, और ये प्रश्न का सही आंसर भी मैंने बताया था कि सामूहिक अचेतन संप्रत्यय रिक्त स्थान द्वारा दिया गया या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो ध्यान देंगे, सामूहिक अचेतन संप्रत्यय जो है वो महोदय युंग के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही उत्तर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेट का प्रैक्टिस सेट्स अभी कुछ समय तक इसी आपके टीजीटी पीजीटी परिवार पर ही चलेगा। समय वही है, समय में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जैसे आपने भाई टीचर्स एकेडमी परिवार के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने मेरा सहयोग किया, तो वैसे ही आप मेरे इस टीजीटी पीजीटी एकेडमी जो आपका टीचर्स एकेडमी परिवार का अभिन्न अंग है, इस पर भी आपका स्नेह दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मेहनत की जा रही है मेरे बच्चे आपके लिए की जा रही है, और आपका जो गुरु दक्षिणा होगा यही होगा कि जल्द से जल्द वो संस्थान, वो परिवार जल्द लौटे, और तब तक आप इस पर उपस्थित रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।